हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिपॉजिट रिसीट्स, जिसको हम अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरो इशू और डिपॉजिट रिसीट्स होते क्या हैं, कैसे एक कंपनी डिपॉजिट रिसीट्स को इशू कर सकती है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, एक इन्वेस्टर अगर डिपॉजिट रिसीट्स परचेज करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इशूअर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिपॉजिट रिसीट्स इशू करने के, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ यूरो इशू। देखिए, यूरो इशू जो एक टर्म है यूज़ की जाती है सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए, बट ये वो वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि हमारी होम कंट्री में ना अवेलेबल होकर किसी और कंट्री में अवेलेबल होता है और फॉरेन करेंसी में होता है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि एक इंडियन कंपनी है और अगर वो यूरोप से पैसा रेज करना चाहती है, तो यूरोप से अगर पैसा रेज करना होगा तो उनको वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म फॉरेन कंट्री से पैसा रेज करने का जो है, इसको हम यूरो इशू के नाम से बुलाते हैं। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर आप एक ओवरसीज मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहते हो, वहाँ के सिटीजन्स को अगर आप कन्विंस करना चाहते हो कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से आप ये वाला काम कर सकते हो। तो दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूरो इशू का पार्ट है, वो है डिपॉजिट रिसीट्स, दैट इज एडीआर एंड जीडीआर, और हमारे पास है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के डिपॉजिट रिसीट्स हैं, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स। अब क्वेश्चन निकलता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है मार्केट का डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक इंडियन कंपनी है और वो अमेरिका से पैसा लेना चाहती है, अमेरिकन सिटीजन्स को कन्विंस करना चाहती है कि वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाएगा फंड रेजिंग के लिए, उसका नाम होगा एडीआर। लेकिन अगर वही इंडियन कंपनी अगर यूरोप के अंदर जाती है और यूरोपियन सिटीजन्स को कन्विंस करना चाहती है कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यूरोप में जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाएगा उसका नाम होगा जीडीआर। और हमारे पास दूसरा क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। जैसा कि यहाँ नाम से पता लग रहा है बॉन्ड्स हैं, मतलब यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है, फॉरेन सिटीजन से पैसा बोरो करने वाली है। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो है हमारे पास डिपॉजिट रिसीट्स। देखिए, जो डिपॉजिट रिसीट्स हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फॉरेन मार्केट में यूज़ किया जाता है फंड रेजिंग के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस सेंस में है कि अगर आप फॉरेन मार्केट में जाएंगे, वहाँ के सिटीजन्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, और अगर वो अपना पैसा आपकी कंपनी को देते हैं तो उन्हें एक प्रूफ चाहिए कि उन्होंने वाकई आपको पैसा दिया है। तो वो जो प्रूफ है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और हमारे इस केस में उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डिपॉजिटरी रिसीट है। जब भी कोई कंपनी डिपॉजिटरी रिसीट को इशू करना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उस कंपनी को अपने खुद के शेयर्स एक बैंक में जमा करवाने पड़ेंगे, और वो जो बैंक होगा हम उसको कस्टोडियन बैंक के नाम से बुलाएंगे। और कस्टोडियन बैंक क्या करेगा, जैसे ही कंपनी के शेयर्स उसके पास आ जाएंगे, वो बैंक अपने लिंक्स को यूज करेगा और फॉरेन कंट्री के अंदर वहां पर अपने एक और चैनल के थ्रू आपको क्या करेगा, फंड रेजिंग में हेल्प करेगा। मतलब कि आप अपने जो शेयर्स हैं वो लोकल अपनी कंट्री में एक बैंक को देंगे, और जो लोकल यहाँ पर हमारी कंट्री में बैंक है वो अपने चैनल के थ्रू फॉरेन कंट्री के अंदर क्या करने वाला है, डिपॉजिट रिसीट्स को इशू करवाने में आपकी हेल्प करेगा और आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। जब भी आप डिपॉजिट रिसीट्स को इशू करते हैं तो वो हमेशा उसी करेंसी के अंदर इशू किए जाते हैं जिस कंट्री के अंदर वो इशू किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई कंपनी डिपॉजिट रिसीट्स को अमेरिका में इशू कर रही है तो डिपॉजिट रिसीट्स को अमेरिकन डॉलर के अंदर ही इशू किया जाएगा। आइए हम समझते हैं कि डिपॉजिट रिसीट्स काम कैसे करते हैं। मतलब अगर एक कंपनी डिपॉजिट रिसीट्स को इशू करके फंड्स कलेक्ट करना चाहती है तो कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास चार पार्टी हैं। एक हमारे पास इंडियन कंपनी है जिसका नाम मैंने एबीसी लिया है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इंडियन कंपनी है वो अमेरिका से पैसा रेज करना चाहती है। तो एबीसी कंपनी ने क्या किया, अमेरिका में अपने एक ब्रोकर को हायर कर लिया। हमारे पास है एक कस्टोडियन बैंक जो कि हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, और हमारे पास है एक डिपॉजिटरी बैंक जो कि यूएसए में अवेलेबल है। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं कैसे ये काम करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो एबीसी कंपनी है पहले वो अपना एक ब्रोकर हायर करेगी यूएसए के अंदर। अब यूएसए में ब्रोकर है, सबसे पहले वो क्या काम करेगा, सबसे पहले जो एबीसी कंपनी है जो कि फंड्स रेज करना चाहती है अमेरिका से, ये ब्रोकर क्या करेगा, इस एबीसी कंपनी के शेयर इंडियन मार्केट के अंदर परचेज करने शुरू कर देगा। इंडियन मार्केट मतलब एनएसई या फिर बीएसई के अंदर ये ब्रोकर एबीसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा, और इन शेयर्स को परचेज करने के बाद
फिर वो क्या कर देगा, ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं इंडिया के अंदर ही कस्टोडियन बैंक के पास जमा करवा देगा। और जब कस्टोडियन बैंक के पास एबीसी कंपनी के सारे शेयर्स आ जाएंगे तो कस्टोडियन बैंक क्या करेगा, अपना एक लिंक यूज करेगा अमेरिका के अंदर, मतलब इस कस्टोडियन बैंक के अमेरिका में किसी बैंक के साथ टाई अप होगा और जैसे ही एबीसी कंपनी के शेयर्स कस्टोडियन बैंक के पास आ जाएंगे वो कंफर्मेशन देगा यूएसए में अपने बैंक को कि मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स अब आ चुके हैं और आप अब यूएसए में जो ब्रोकर है उसको डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर सकते हो। जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगी, ये जो अमेरिका में डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या करेगा, ब्रोकर को एडीआर डिलीवर कर देगा। अब ब्रोकर के पास जब एडीआर आ जाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रोकर क्या करेगा, यूएसए के जो सिटीजन्स हैं उनको ये एडीआर क्या कर देगा, इशू कर देगा। अब जब ये यूएसए के सिटीजन्स हैं एडीआर परचेज कर लेंगे, कल को अगर फ्यूचर में ये अपने एडीआर को सेल करना चाहते हैं तो उनको इंडिया आने की जरूरत नहीं है, ये यूएसए के अंदर ही अपने एडीआर को सेल कर सकते हैं और कोई सिटीजन भी हो तो वो यूएसए के अंदर ही इन एडीआर्स को परचेज कर सकता है। और ये जो एडीआर हैं इनकी सेलिंग और जो परचेजिंग है वो यूएसए में अमेरिकन डॉलर के अंदर ही होगी। इस तरीके से एक कंपनी दूसरी मार्केट में जाके अपने पैसे को कलेक्ट कर सकती है फॉरेन सिटीजन से और इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकती है। बट हमें याद रखना है कि अगर वो कंपनी अपनी खुद की कंट्री के अंदर फंड्स रेज करती है तो वो शेयर्स को इशू करती है, लेकिन अगर वही सेम कंपनी फॉरेन कंट्री के अंदर जाती है और वहां पर जाकर अगर फंड्स रेज करने की कोशिश करती है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी उसका नाम होगा डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब वो समझते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं एडीआर और जीडीआर के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस है स्टॉक एक्सचेंज का। देखिए, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें वो हमेशा एडीआर के अंदर डील करता है। जैसे मैं आपको बता ही रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो एडीआर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से फंड्स रेज करने के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो एडीआर है उनको सिर्फ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक एटसेट्रा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीडीआर के बारे में तो जीडीआर कब यूज़ होते हैं, अगर आप अदर देन अमेरिका किसी और कंट्री से फंड्स रेज करने की कोशिश करें तो हमको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो जो जीडीआर होते हैं इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो होती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज या लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मार्केट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि एडीआर अमेरिका की मार्केट को कैप्चर करते हैं और जो जीडीआर है वो यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करते हैं। एडीआर जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं, मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक को। लेकिन जो जीडीआर्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही परचेज कर सकते हैं, मतलब कि एक कंपनी ही जीडीआर को परचेज कर सकती है। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप जीडीआर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब जो कंपनी ओवरसीज मार्केट से फंड्स रेज कर रही है और वो एडीआर इशू कर रही है, मतलब अगर वो कंपनी अमेरिका से जाकर फंड्स रेज कर रही है तो उनको जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी वो अमेरिका के अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी, मतलब उनको अमेरिका के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जीडीआर के अंदर क्या होगा, आपको दो तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। एक तो आपको बनानी पड़ेगी अपनी खुद की कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाई वो तो आपके पास है ही। अगर मान लीजिए आप अपने जीडीआर को इशू कर रहे हैं यूके के अंदर, तो यूके के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के क्या रूल्स हैं, और अगर हम यूके के अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके अपनी स्टेटमेंट को बनाते तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होती। तो यहां पर हमारे पास दो केसेस आ गए, एक तो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक यूके के रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर दोनों रूल्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाए तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस निकल कर आएंगे, तो हमें उन डिफरेंसेस की एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो कि हमें ओवरसीज मार्केट के अंदर जिस भी कंट्री के अंदर से हम फंड्स रेज कर रहे हैं वहां पर हमें सबमिट करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी रिसीट्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो है कि इजी टू बाय एंड सेल। वाई इट इज इजी टू बाय एंड सेल, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका के अंदर कोई सिटीजन है वो इंडियन कंपनी के डिपॉजिटरी रिसीट्स परचेज कर रहा है तो उसको इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अमेरिका में ही रहेगा, वहीं पर ही डिपॉजिटरी रिसीट्स को परचेज करेगा और वहीं की मार्केट के अंदर इनको सेल करेगा, और उसको अपनी करेंसी को भी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अमेरिकन डॉलर के अंदर ही डिपॉजिटरी रिसीट्स की बाइंग और सेलिंग कर सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी किस सेंस में है, क्योंकि उसकी लोकल मार्केट के अंदर ही डिपॉजिटरी रिसीट्स की ट्रेडिंग हो जाएगी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, तो इजीली वो क्या कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। देन वी हैव सेफ्टी। सेफ्टी किस सेंस में है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब भी कोई कंपनी ओवरसीज मार्केट से फंड्स रेज करना चाहती है तो
तो उन्हें सबसे पहले अपने शेयर्स जो होते हैं वो कस्टोडियन बैंक के पास डिपॉजिट करने होते हैं, और वो जो शेयर्स होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट डिपॉजिट रिसीट्स को इशू किया जाता है। मतलब जो शेयर्स हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे रखे जाते हैं। तो डिपॉजिट रिसीट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी के तौर पे शेयर्स जो हैं वो जो कंपनी है उसकी होम कंट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं बैंक के पास। डाइवर्सिफिकेशन किस सेंस में है, जो इन्वेस्टर है वो अपनी कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्री की कंपनीज के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी है। इंटरचेंजेबिलिटी इस सेंस में होती है कि इन्वेस्टर अगर चाहे तो कुछ वक्त के बाद अपने डिपॉजिट रिसीट्स को कंपनी के शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं कि एक इंडियन कंपनी ने अगर अमेरिका में डिपॉजिट रिसीट्स इशू किए और किसी अमेरिकन सिटीजन ने डिपॉजिट रिसीट्स परचेज कर लिए, तो अगर वो चाहे अमेरिकन सिटीजन तो वो अपने डिपॉजिट रिसीट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ उसको एक ही प्रॉब्लम आएगी कि अगर उसने अपने डिपॉजिट रिसीट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो फिर उन इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग इंडिया में एनएसई और बीएसई में ही होगी, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एडीआर के अंदर ही ट्रेड करेगा। देन वी हैव अदर बेनिफिट्स। देखिए, जो डीआर होल्डर्स होते हैं वो बिल्कुल शेयर होल्डर्स की तरह ही होते हैं, और जो कि एक इंडियन शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा वही सारे बेनिफिट्स उनको भी मिलेंगे। मतलब कि अगर कंपनी कल को डिविडेंड इशू करती है तो डिपॉजिट रिसीट्स के जो होल्डर हैं वो भी डिविडेंड को एंजॉय करेंगे। बोनस इशू, राइट इशू, अगर कोई भी ऐसा बेनिफिट इंडियन शेयर होल्डर को मिलेगा तो वो डिपॉजिट रिसीट्स के होल्डर्स को भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इश्यूअर को क्या बेनिफिट है डिपॉजिट रिसीट्स को इशू करने का। सबसे पहले तो कंपनी की विजिबिलिटी, वो किस सेंस में है कि अगर मैं मान के चलो कि इंडियन कंपनी ओवरसीज मार्केट में जाके फंड्स रेस कर रही है तो वहां के सिटीजन्स को भी पता लगता है हमारी कंपनी के बारे में कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के अंदर। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रमोशन होता है और कई सारी कंट्रीज के अंदर लोगों को उस कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है, फेयर प्राइस मिलता है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो डिपॉजिट रिसीट्स हैं वो उसी कंट्री की एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं जहां पर इशू किए गए हैं। अब हम बात करें अगर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और अगर हम इन एक्सचेंजेस को दूसरी कंट्रीज के एक्सचेंजेस से कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली बेटर है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फेयर प्राइस निकल कर आता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज स्टॉक एक्सचेंजेस। ग्रेटर कंट्रोल रहता है। देखिए, डिपॉजिट रिसीट्स में एक सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो है वोटिंग का। वैसे तो रूल ये कहता है कि जो डिपॉजिटरी रिसीट के होल्डर हैं उनके पास राइट होता है कि वो कंपनी के वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन में जो वोटिंग का राइट शेयर होल्डर्स के पास होता है वो डिपॉजिटरी रिसीट्स होल्डर के पास भी होता है। रूल तो यही कहता है। लेकिन जनरली क्या देखा गया है कि जब भी डिपॉजिटरी रिसीट इशू किए जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर आप डिपॉजिटरी रिसीट्स परचेज करेंगे तो आपको अपना वोटिंग का राइट जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ कि जो डिपॉजिट रिसीट्स के होल्डर हैं उनको वोटिंग का राइट तो दिया नहीं जाता, तो मतलब उनका इंटरफेरेंस जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं रहता, लेकिन फंड्स उनको फिर भी मिल जाते हैं फॉरेन सिटीजन से। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स किस सेंस में हो गया कि जो कंपनी है वो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा ओवरसीज मार्केट से भी क्या कर सकती है, फंड्स को कलेक्ट कर सकती है। एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी किस सेंस में आ रही है, जो ट्रेडिंग एरिया बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन कंपनी है तो इंडिया में तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग हो ही रही है, इसके अलावा अगर वो अमेरिका से फंड्स रेज कर रही है तो अमेरिका में भी क्या हो रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग चल रही है। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि ये बॉन्ड्स हैं और ये फॉरेन करेंसी में है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो ओवरसीज मार्केट के अंदर क्या करेगी, पैसा बोरो करेगी, और अगर बोरो करेगी पैसा तो वो जो इंस्ट्रूमेंट इशू होगा वो क्या होगा, बॉन्ड्स होंगे, और ये भी क्या होंगे, फॉरेन करेंसी में होंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया ने अमेरिका से पैसा बोरो किया तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिपॉजिट रिसीट नहीं होगा, हम इसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के नाम से बुलाएंगे। देखिए, अब कन्वर्टेबल वर्ड जो यूज किया गया उसका क्या मतलब है कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो अपने बॉन्ड्स को डिपॉजिटरी रिसीट्स में या फिर शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के नाम से बुलाते हैं। और ये उसी करेंसी में होंगे जिस कंट्री के अंदर आप इसको इशू कर रहे हैं। अगर अमेरिका में इशू कर रहे हैं तो अमेरिकन डॉलर में होंगे, और अगर मैं ये कहूँ कि यूके में इशू कर रहे हैं तो पाउंड के अंदर होंगे, अगर जापान में इशू कर रहे हैं तो येन के अंदर होंगे। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको एक बेनिफिट ये दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ वक्त के बाद अपने बॉन्ड्स को डिपॉजिटरी रिसीट्स में या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर आप बॉन्ड होल्डर्स को इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, आप उनको कम इंटरेस्ट देते हो। मतलब इससे क्या होगा, कम इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा ओवरसीज मार्केट से मिल जाता है। देन वी हैव ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस। देखिए कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट ऐसा होता है जो डिपॉजिट रिसीट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बॉन्ड्स में भी करना चाहते हैं, तो यहाँ दोनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं। शुरू में तो वो क्या रहते हैं, बॉन्ड्स के ओनर रहते हैं, और कुछ वक्त के बाद क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लेते हैं डिपॉजिट रिसीट्स के अंदर, तो उसका बेनिफिट भी एंजॉय कर लेते हैं। देन वी हैव टैक्स डिडक्शन। जो भी इंटरेस्ट बॉन्ड्स पे दिया जाता है उससे क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और कंपनी के प्रॉफिट कम होने से क्या होता है, उनको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है कंपनीज को बॉन्ड्स के थ्रू। तो यही मेरा टॉपिक था डिपॉजिट रिसीट्स एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।